वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और सत्ता के टेम्परेचर इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। और चलिए रुक करते हैं अब आज के हमारे विषय पर, जहां विधानसभा के बाद विधान परिषद में भी बीजेपी का परचम। सपा का नहीं खुल सका खाता, 3 सीटों पर निर्दलियों ने की जीत हासिल। बीजेपी के 9 सदस्य चुने गए निर्विरोध, 27 में से 24 में दिखा बीजेपी का दम और बीजेपी ने फिर मार दी बाजी। बीजेपी ने फिर मारी बाजी। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय क्षेत्र के 36 विधान परिषद यानी कि एमएलसी सीटों में से बीजेपी ने 33 सीटों पर जीत दर्ज की है। सपा अपना खाता भी नहीं खोल सकी। सूबे की 36 एमएलसी सीटों में से 9 सीटों पर बीजेपी पहले ही निर्विरोध जीत दर्ज कर चुकी है और बाकी जिन 27 सीटों पर मतदान हुआ था उनमें से 24 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। इस तरह से बीजेपी को सिर्फ 3 सीटों पर ही मात मिली। दिलचस्प बात यह है कि सूबे की जिन 3 एमएलसी सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी जीतने में कामयाब रहे हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो सपा का इस एमएलसी चुनाव में खाता तक नहीं खुला है। जिस सपा के साथ बीजेपी की आमने सामने की टक्कर मानी जाती थी, आपस की टक्कर मानी जाती थी, वो इस किस तरह का ये टक्कर यहाँ देखने को मिला। जहां बीजेपी जीत दर्ज करवाती नजर आई तो सपा के यहाँ पर खाता तक नहीं खुल पाया। वही निर्दलीय जिन पर भरोसा नहीं जता पा रहे थे कोई भी दल, और सबको यही लग रहा था कि निर्दलीय जितनी सीटें जीती हैं उनसे ज्यादा सीटें तो सपा जीत करके सामने आएगी। लेकिन कुल मिलाकर के जब यहाँ रिजल्ट सामने आया है तो सपा का खाता नहीं खुला, वहीं निर्दलियों के खाते में 3 सीट चली गई है। बाकी की जो सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में यहाँ पर आ गई है और एक बार फिर से अब एमएलसी चुनाव में भी बीजेपी अपना परचम लहराती नजर आई और एक बार फिर जीत दर्ज करवाती नजर आई। तो विधानसभा चुनाव के बाद ये एमएलसी चुनाव और इसमें भी विधान परिषद के चुनाव में भी यहाँ बीजेपी जीत दर्ज करवाती नजर आई। यानी दोहरी खुशी और दोहरी जीत बीजेपी को यहाँ मिलती नजर आ रही है। जहां उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय क्षेत्र की 36 विधान परिषद यानी कि एमएलसी सीटों में से बीजेपी ने 33 सीटों पर जीत दर्ज करवा ली। वहीं जिस तरीके से सपा को लेकर के देखिए बहुत सी अटकलें लगाई गई, जैसे विधानसभा चुनाव में अटकलें लगाई गई, ठीक उसी प्रकार से एमएलसी में भी, विधान परिषद में भी कुल मिला के काफी अटकलें लगाई गई। काफी संभावनाएं जताई गई कि उनको भी जीत मिलेगी, उनको भी कुछ सीटें तो जरूर मिलेगी और आपस की टक्कर देखने को मिलेगी। मजबूत विपक्ष के तौर पर सपा उभर के आएंगे। लेकिन विधान परिषद के चुनावों में जो नतीजे अब सामने आए उसमें सपा कहीं दूर दूर तक भी नजर नहीं आ रही है। इतनी सारी अटकलें लगाई गई, इतने सारे विरोध देखने को मिले, इतनी सारी संभावनाएं देखने को मिली और बावजूद इसके देखिए रिजल्ट आपके सामने। और आज इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक महत्वपूर्ण पैनल जुड़ चुके हैं। हमारे साथ निरंजन पोद्दार जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और साथ ही साथ आरबी उपाध्याय जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। निरंजन जी, पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से एमएलसी चुनाव, पहले विधानसभा चुनाव फिर विधान परिषद चुनाव, किस तरीके से आपने इस एमएलसी चुनाव को देखा? पहली प्रतिक्रिया आप ही से। देखिए सीमा, मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक राजनीतिक संस्कृति पैदा की है पिछले खासकर 7-8 साल के अंदर, जो वर्तमान नेतृत्व है उन्होंने एक ऐसी राजनीतिक संस्कृति पैदा कर दी जो चाहे निगम का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे विधान परिषद का हो, राज्यसभा का हो, यानी कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़े चुनाव को ये बहुत गंभीरता से लेते हैं
और साथ में कार्य भी करते हैं, और सबसे बड़ी बात 24 घंटे और 365 दिन पॉलिटिशियन है ये लोग। ये एक दिन छुट्टी नहीं लेते, एक दिन कहीं और, मतलब सीधी सी बात है, एक चुनाव जीतते ही दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। और खासकर ये जो आज विधान परिषद के चुनाव का जो परिणाम आया है सीमा, मैं आपको पहले भी शायद आपकी मेरी डिबेट के अंदर जी। बात हुई थी, मैंने आपको कहा था कि ये आम जनता का चुनाव नहीं होता है, इसके अंदर आम जो पब्लिक है उसमें से लोग वोट नहीं डालते, इसमें चुने हुए प्रतिनिधि वोट डालते हैं, चाहे वो विधायक वोट डालते हो, चाहे वो जिले के जो चुने हुए जो नेता हैं वो वोट डालते हो। तो ये चुनाव विशेषकर मैनेजमेंट के ऊपर इसके अंदर बहुत बड़ा निर्भर करता है कि किस पार्टी का कैसा मैनेजमेंट और कैसा नियंत्रण अपने संगठन पे और चुने हुए लोगों के ऊपर किस तरीके का नियंत्रण है, ये सबसे महत्वपूर्ण इस चीज के अंदर देखा जाता है। और उसका परिणाम आज आपके सामने है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जितना संगठन के ऊपर, जितना अपने नेतृत्व के ऊपर, जितना अपने कैडर के ऊपर नियंत्रण रखती है, आज की तारीख में आप देखेंगे समाजवादी पार्टी की आप देखेंगे तो पहले अखिलेश यादव के साथ शिवपाल यादव जी का जो मनमुटाव चल रहा है वो आपने देखा होगा, उसके उनके जो गठबंधन के जो उनके साथी थे वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट नजर आ रहे थे। और अब 3-4 दिन से तो आपने देखा होगा ये नया आजम राग जो नया छिड़ा है, इसने सारे राजनीति को माहौल को गर्म कर रखा है। तो इसी को कहते हैं संगठन के ऊपर पकड़ और संगठन का मैनेजमेंट, जिसके अंदर आज भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर तक कोई दूसरा दल सानी नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। जी। और देखिए जिस प्रकार से निरंजन जी यहाँ पर सपा और बीजेपी का आमने सामने का टक्कर है, ऐसी संभावनाएं, ऐसी अटकलें की कांटे की टक्कर देती नजर आएगी। विधानसभा में भी सबकी नजर इसी बात पर थी कि सपा जिस तरीके से मजबूत विपक्ष बनकर सामने आई है, ये बीजेपी के काफी ज्यादा वोट काटते नजर आएंगी। एमएलसी चुनाव में भी ऐसा ही प्रतीत होता नजर आया, लेकिन कुल मिलाकर सामने ये आया, वो एक ऐसा रिजल्ट सामने आ रहा है जिसकी उम्मीद ही किसी को नहीं थी, जिसकी संभावना किसी को नहीं थी कि सपा का खाता भी नहीं खुलेगा। देखिए ऐसा है, विधानसभा में देख लें चाहे विधान परिषद के चुनाव में देख लें, आपको मीडिया में, सोशल मीडिया के ऊपर और एक जो हवाई रूप से आपको हर जगह टक्कर नजर आई। आपने देखा होगा विधानसभा के चुनाव के अंदर 7 तारीख को जिस दिन एग्जिट पोल आए थे 7 मार्च को, उससे पहले सब कह रहे थे कि भाई बहुत जबरदस्त टक्कर है, ये है वो है। सोशल मीडिया पे भी इतना गंभीर विषय चल रहा था और मीडिया के अंदर भी किस तरीके से कांटे की टक्कर दिखाई जा रही थी। उस टाइम भी हम आपके टीवी चैनलों के ऊपर बैठ करके हम आपको कह रहे थे कि भाई हमें ज्यादा टक्कर नजर नहीं आ रही है, हमें ग्राउंड के ऊपर आम जनता के अंदर समाजवादी पार्टी के ऊपर भरोसा नजर नहीं आ रहा है आम जनता का। और वही आज आपने एमएलसी चुनाव के अंदर परिणाम देख लिया कि एमएलसी चुनाव के अंदर भी लोग बता रहे थे कि 12 एमएलसी समाजवादी पार्टी, यहाँ तो खाते की समस्या, खाता खुलने की समस्या हो गई, यहाँ तो इनकी बोहनी तक नहीं हुई सीमा। तो ये सब चीजें दिखाई देती हैं कि भाई ये लोग मीडिया मैनेजमेंट और सोशल मीडिया मैनेजमेंट में तो ये लोग इन लोगों ने मास्टरी कर ली, लेकिन जनता के साथ कनेक्ट करने में ये अभी कहीं ना कहीं इनके बहुत बड़ा इनके अंदर गैप है जनता के बीच में और इनके बीच में। बिल्कुल, और साफ तौर पर ये गैप नजर भी आ रहा है। अगर इस तरीके से सपा जो कि अपना दमखम दिखा रही थी, सपा आगे बढ़ती नजर आ रही है, ऐसी चीजें सामने हमने देखी, ऐसी खबरें हमने देखी, और इसके बाद इस तरह की चीजें कि सपा जो है वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है एमएलसी चुनाव में। सपा की इसके बाद इस जो एमएलसी चुनाव में स्थिति हुई है, इससे उनको क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना दुष्प्रभाव पड़ता नजर आएगा? मेरे से पूछ रहे हैं आप? जी जी जी, आप इसे पूछ। देखिए ऐसा है सीमा जी, जो किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए एमएलसी चुनाव इतने महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जैसे विधानसभा के अंदर एक अपने जो कितने कैंडिडेट हैं इस चीज का एक खासकर विपक्ष के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है, वैसे ही विधान परिषद के अंदर भी प्रभाव पड़ता है। और सबसे ज्यादा जो विधान परिषद के चुनाव का प्रभाव पड़ता है वो संगठन को, अपनी पार्टी को और अपने संगठन को मैनेज करने के अंदर इसकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि जिन लोगों को हम टिकट नहीं दे पाते हैं, जिन लोगों को आप चुनाव नहीं जितवा पाते हैं, लेकिन उनको
आपको अपने साथ जोड़े रखना है, तो कहीं ना कहीं आप उनको इस चीज के लिए एक आश्वस्त करते हैं या एक कहते हैं कि डील करते हैं कि भाई आपके हम एक व्यक्ति को या दो व्यक्ति को हम विधान परिषद में भेज देंगे, आप चाहे अपने सहयोगी पार्टनरों को समझ लीजिए, चाहे अब जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य को आपने जो जोड़ करके बुलाया था, अपने साथ जोड़ा था, और उसके बाद में आप उनको विधानसभा चुनाव नहीं जिता पाए, तो कहीं ना कहीं उनको विधान परिषद से उनको सदन में भेज दें। लेकिन यहाँ पे तो आप वहां पे भी आप फिसल गए, विधान परिषद के चुनाव में भी अगर आप फिसल गए, तो अब आप कैसे तो अपने जो अनुसांगिक जो संगठन है उनको आप स्थिर कर पाएंगे, कैसे आपके जो सहयोगी जो बाकी जो राजनीतिक दल है उनको कैसे भरोसे में रख पाएंगे, और खासकर जो कैडर आपका झंडा डंडा उठा रहा है, जिसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके साथ कार्य करने का कोई ना कोई पारितोषिक चाहिए बिना चुनाव लड़े हुए, तो उनको आप कैसे संतुष्ट कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें आपका आने वाले राजनीति के लिए मेरे हिसाब से इनकी राजनीतिक जो दशा और दिशा बहुत गंभीर होने वाली है। इनको बहुत ज्यादा इनको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, बहुत सी चीजें यहाँ पर सामने आएगी, और मजबूत विपक्ष जिसे कहा जा रहा था वही अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाते हुए नजर आए, तो ये काफी गंभीर विषय यहीं पर उत्पन्न हो जाता है। आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ बने हुए हैं। आरबी जी, क्या लग रहा है, जिस तरीके से सपा जो है वो खाता अपना तक नहीं खोल पाई एमएलसी चुनावों में, मुख्य वजह आप क्या मानते हैं इसकी? देखिए, कुछ नहीं, मैं ये मानता हूँ सीमा, जो सत्ता में होता है दल, उसको लोकल इलेक्शन का फायदा मिलता है। हम देखेंगे भी बीएसपी सत्ता में थी, उसने 36 में से 34 सीट जीती थी। समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तो उसने 36 में से 31 सीट जीती थी। तो इस समय बिल्कुल दिख रहा था कि बहुत ज़्यादा स्पेस समाजवादी पार्टी के लिए मिलेगा नहीं। और फिर बिल्कुल मैं सुन रहा था अभी जो मित्र बोल रहे थे, देखिए गठबंधन भी अपने फायदे के लिए होते हैं। कोई भी गठबंधन जनता के लिए नहीं होता, जनता इसको भली भांति जानती है, और जो दल हैं जो गठबंधन करते हैं और वो भी इस बात को बखूबी जानते हैं, और उसी का परिणाम है कि सब अपने अपने फायदे के लिए एक साथ आते हैं, और जब फायदे पूरे नहीं हो रहे होते तो वो दाएं बाएं चले जाते हैं। तो यहाँ भी मैं देखता हूँ शिवपाल यादव नाराज थे, आजम खान नाराज थे, और भी बहुत सारे लोग नाराज होंगे। और उसको नाराजगी में जो बीजेपी है, बीजेपी का जो एक मैनेजमेंट है, देखेंगे हर इलेक्शन को बड़ी शिद्दत के साथ लड़ते हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बीजेपी लड़ती है, और उसी का परिणाम है। आप देखेंगे कि कांग्रेस इलेक्शन में फाइट ही नहीं की, हार की डर की वजह से इलेक्शन ही नहीं लड़ा। स्मृति ईरानी खुद वोट देने जाती हैं। तो बहुत सारी चीजें बीजेपी से सीखने की जरूरत विपक्ष को है। विपक्ष मैनेजमेंट नहीं कर पाया, समाजवादी पार्टी मैनेज नहीं कर पाई, या जो अपने वोटर थे उनको ये भरोसे में नहीं ले पाई, और उसी का परिणाम है। आप देखेंगे कि भी समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला है, जबकि 3 निर्दलीय जीत गए हैं। और जहाँ तक बीजेपी का प्रश्न है तो उसके देखिए निर्विरोध 9 जीत गए थे। बिल्कुल, तो तभी दिख रहा था शासन प्रशासन सबका बेनिफिट। बिल्कुल। आरबी जी, देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर अभी शिवपाल यादव का जिक्र हम कर रहे थे, गठबंधन का जिक्र हम कर रहे थे, यहाँ पर जिस तरह से शिवपाल यादव की मुलाकातें हो रही हैं सीएम योगी आदित्यनाथ से, इन सब को किस तरीके से इस चुनाव में भी देखा जा सकता है क्या, या फिर आगामी चुनावों के लिए देखा जा सकता है, किस प्रकार से? देखिए, इस चुनाव में हमने देख ही लिया, उन्होंने कहा था कि मैं जहां वोट करूंगा वही पार्टी जीतेगी। और जिस तरह से मेल मुलाकातों का दौर चल रहा है, तो दिख रहा था बीजेपी के साथ जाएंगे, और कहीं न कहीं बीजेपी के लिए बैटिंग करेंगे और फील्डिंग करेंगे, और उसी का परिणाम है कि समाजवादी पार्टी का खाता तक नहीं खुला। देखिए, एक अच्छे नेता, एक कद्दावर नेता माने जाते हैं शिवपाल यादव, और उनकी अपनी एक जमीनी हकीकत है। वो जमीन से जुड़े हुआ नेता है और जमीन से निकले हैं। समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, इसे नकारा नहीं जा सकता। माननीय मुलायम सिंह जी को नेता बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, इसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरीके से गठबंधन होने के बाद या सुलह होने के बाद उनको हाशिए पर रखा गया, स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया,
और जो एक बिल्कुल। और आप भी महत्वपूर्ण जो देखिए, इस प्रकार से अगर देखा जाए यहाँ पर, तो साफ तौर से नजर आता है कि जहां एक तरफ कहा जा सकता है वो कद्दावर नेता है, उनको नकारा नहीं जा सकता, किसी भी पार्टी में उनका होना खुद में एक बड़ी बात होती है, लेकिन सपा अध्यक्ष द्वारा, अखिलेश यादव द्वारा बार बार उनको नकारा गया। फिर चाहे वो बैठक के दौर में देखा जाए, गठबंधन के बाद जो उपाधि उन्हें मिलनी चाहिए वो उपाधि उन्हें देते नजर नहीं आए, जो उनके द्वारा बयान दिए गए। देखिए, शिवपाल यादव ने पूरी कोशिश की, भी गठबंधन किया। जी। ये बात अलग है कि उनके लोगों को टिकट नहीं मिला, उन्होंने जो लिस्ट दी थी उस पर भी कोई गौर नहीं किया गया। तो ये दिख रहा था, स्वाभाविक था कि इतने बड़े कद का नेता, मैं नहीं समझता हूँ कि घुट घुट कर जिएगा या बहुत लंबे समय तक जो परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी के साथ रह पाएंगे। उन्होंने अपनी पार्टी को भी दरकिनार करते हुए, उनका अपना दल था और उनका दायित्व बनता था, जो लोग उन पर विश्वास करके उनके साथ आए थे और राजनीति में उनके साथ खड़े थे, बिल्कुल। जब उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई तो वो भी कुछ उम्मीदें करते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी से वो उम्मीदें पूरे नहीं हो रही थी। और देखिए, अखिलेश के ऊपर भी दबाव था, जिस तरह से परिवार की राजनीति का एक तमगा उनके ऊपर लगाया जाता है, तो उन्होंने उससे निकलने की कोशिश की है, चाहे चाचा हो या भतीजा हो या कुनबे के अन्य लोग हों, इसी में अपर्णा यादव और दूसरे लोग भी हैं, तो वो सबको संतुष्ट नहीं कर पाए। उन्होंने एक अलग छवि बनाने की कोशिश की, भले ही उसका नुकसान उन्हें इस बार मैं देख रहा हूँ कि उठाना पड़ रहा है। और जो घर का असंतोष है क्यों? देखिए, सबकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं परिवार में होते हुए वो महत्वाकांक्षाएं और बढ़ जाती हैं जी। और जब महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती तो कोई भी नेता हो, कोई भी घर का सदस्य हो, वो दाएं बाएं अपना भविष्य तलाशने की कोशिश करता है। तो शिवपाल यादव भी अपना भविष्य तलाश रहे हैं, बीजेपी के साथ अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कड़ी में और कितने लोग जाएंगे और आएंगे? तो देखिए, सत्ता पर 5 साल बीजेपी को रहना है, पूर्ण बहुमत है, तो विपक्ष में अपने गठबंधन को, अपने सहयोगी दलों को कब तक रख पाएंगे और कितना रख पाएंगे, उस पर कहीं न कहीं एक प्रश्न चिन्ह ये जो अभी इलेक्शन हुआ है एमएलसी का, इसमें क्लियर हो गया है। और जब पहला परिणाम आया था बहराइन से प्रज्ञा का, तो मैं एक चैनल पर था, मैंने कहा भी था कि उर्दू में एक कहावत है, अब्दुल रहमान है और रहमान रहीम, पहले 9 निर्वाचित हो जाना और पहला परिणाम ही बीजेपी के पक्ष में आना। तो दिख रहा था कि बीजेपी ने इलेक्शन मजबूती से लड़ा है, अपना मैनेजमेंट किया है और वो परिणाम में देखने को मिलेगा और वो परिणाम में देखने को मिला भी। बिल्कुल। और जिस प्रकार से बीजेपी का सबसे ज्यादा जो जोर होता है वो उनके मैनेजमेंट को मजबूत करने पर होता है, जैसा कि आप बार बार कहते नजर आ रहे हैं। निरंजन जी, आपके पास आना चाहूंगी, इस पूरे चुनाव में, फिर चाहे वो विधान परिषद का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, इन पूरे चुनावों में शिवपाल यादव की भूमिका को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए सीमा, मैं आपको बताऊं, जिस दिन ये चुनाव, विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजी थी, उसी टाइम पे शिवपाल यादव जी ने बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया। लेकिन अखिलेश यादव जी के साथ एक सबसे बड़ी जो समस्या ये है कि आज उनके अंदर युवा जोश तो है, लेकिन वो अनुभव नहीं है जो उनके पिताजी में हुआ करता था या शिवपाल यादव जी में हुआ करता था। मुलायम सिंह जी और शिवपाल सिंह जी जिस तरीके से इन्होंने राम लक्ष्मण की जोड़ी बन करके इस संगठन को खड़ा किया, और समाजवादी पार्टी का जो जिसको कहते हैं कि एक कैडर, जिसको कहते हैं गांव गांव और एक खंड और एक समझ लीजिए एक घर घर तक इनकी जिस तरीके से व्यक्ति टू व्यक्ति इनकी पहचान है, शिवपाल यादव जी की मैं खासकर बात कर रहा हूं, तो जो पकड़ इनकी लोगों के ऊपर है वो पकड़ कभी भी अखिलेश यादव जी की नहीं हो सकती, क्योंकि अखिलेश यादव जी ना उतनी मेहनत कर सकते, ना उतना समय दे सकते जितना शिवपाल जी ग्राउंड पे समय देते थे। लेकिन समझ लीजिए, अखिलेश जी ने जिस तरीके से सारी चीजों को धत्ता बताते हुए समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के ऊपर अपना कब्जा किया, और उसके बाद में जिस तरीके से ये सर्वे सर्वा बन गए और पूरे परिवार को इन्होंने दरकिनार कर दिया। राम गोपाल यादव जी जो एक ड्राइंग रूम के नेता माने जाते हैं, उनको इन्होंने अपने साथ लिया।
तो उसी दिन से आप ये समझ लीजिए समाजवादी पार्टी का उसी दिन से एक अनुभवहीन राजनीति को लेकर के और उनका उतार चालू हो गया। चाहे आप 2017 का चुनाव देख ले, चाहे 2019 का लोकसभा चुनाव, जब इन्होंने इनका मैं कहता हूं कि सबसे अपरिपक्व निर्णय था बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करना। सबसे सबसे बुरा निर्णय मैं इनको कहूंगा। तो आज भी इनकी, चाहे ये विधान परिषद के चुनाव समझ ले, आज भी अब इन जो 2022 के लोग विधानसभा चुनाव थे, इनके अंदर शिवपाल जी ने तो एक कॉम्प्रोमाइज किया, अपनी पार्टी को भी छोड़ दिया। समाजवादी पार्टी के टिकट के ऊपर इनको एक सीट मिली, उसके ऊपर भी ये चुनाव लड़ा। लेकिन उसके बाद में भी अखिलेश जी तथा उनकी टीम को इतनी असुरक्षा की भावना इनसे महसूस होती थी कि ना तो उन्होंने इनको चुनावों के अंदर आगे किया शिवपाल जी को, ना उन्होंने इनको स्टार कैंपेनिंग की लिस्ट में डाला, और ना उसके बाद में चुनाव परिणाम आने के बाद में भी ना इनको विधानसभा जो निर्वाचित विधायकों की अपनी जो टीम थी उसकी मीटिंग थी उसके अंदर इनको बुलाया। तो कोई भी व्यक्ति देखिए अपने भतीजे से इससे ज्यादा अपमानित नहीं हो सकता। लेकिन इस पर अखिलेश यादव का यह भी तो कहना था कि उन्होंने इसलिए इस बैठक में नहीं बुलाया क्योंकि वो गठबंधन वाली पार्टियों से अलग से एक बैठक करेंगे, तो उन्होंने अलग से विचार कर रखा था। देखिए सीमा जी, ऐसा है कि जब वो समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह के ऊपर जीत करके आए, और आपको एक चीज और बता दूं मैं आपको, बहुत सारे विधायक ऐसी थे जो किसी अन्य सहयोगी दल के थे, लेकिन चुनाव वो भारतीय समाजवादी पार्टी के चिन्ह पे जीते थे, उनको बुला लिया गया, इनको नहीं बुलाया गया। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं इनके साथ एक कहने का मतलब है कि इनके साथ एक अपमानित तरीके से इनके साथ बर्ताव हुआ। तो निश्चित रूप से इनको लगता है। और दूसरी बात देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का समय चल रहा है और सबको ये दिखाई दे रहा है कि अगला 5-7 साल जो है भारतीय जनता पार्टी 10 साल भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती देने वाला नहीं है, चाहे राज्य के अंदर कहें चाहे केंद्र के अंदर कहें, क्योंकि 27 तक तो राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी स्थापित है और 24 के अंदर लोकसभा के चुनाव होंगे, उसके अंदर भी कदाचित आज नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को कोई बड़ी चुनौती सामने देने के लिए तैयार है। तो सबको ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में उनका भविष्य अगर अच्छा है तो क्यों ना भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर लेकिन देखिए शिवपाल यादव ये भी कहते नजर आए थे कि कुछ भी हो जाए मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सिर्फ अटकलें हैं, देखने वाली बात होती है कि ऐसा होगा या नहीं होगा। आरबी उपाध्याय भाई, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से शिवपाल यादव का जिक्र बार बार होता है, अगर हम सपा का जिक्र करते हैं, अखिलेश यादव का जिक्र करते हैं, तो उनको नकारा नहीं जा सकता। तो क्या लगता है कुल मिलाकर के जो चीजें अखिलेश यादव द्वारा शिवपाल यादव के साथ की जा रही है, वो सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि अखिलेश यादव को उनके वर्चस्व पे खतरा लगता है शिवपाल यादव को अपने साथ रखने में? देखिए सीमा, बिल्कुल ठीक आपने कहा, असुरक्षा की भावना हो सकती है, स्वाभाविक है। जिस तरीके से वर्ष से और जिस तरीके से उन्होंने पार्टी को खड़ा किया था, उससे जब अलग किया गया, जब वर्चस्व की लड़ाई हुई तो उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई जी। इनकी असुरक्षा की भावना भी हो सकती है। दूसरा, देखिए ये कहना कि भी अखिलेश में वो मेहनत करने का जज्बा नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। देखिए साइकिल यात्रा याद होगी कि जब अखिलेश ने की थी जी, और अच्छे परिणाम आए थे, पार्टी सत्ता में आई थी, और एक पढ़ा लिखा नेता होना एक अच्छी बात है, लोकतंत्र के लिए भी अच्छी बात है। जब पढ़े लिखे और युवा चेहरे राजनीति में आएंगे तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि बहुत कुछ बदलाव वो करेंगे, और कुछ प्रयोग उन्होंने किए भी। देखिए प्रयोग हमेशा सफल होंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं। बिल्कुल। अभी से हम ये कहते हैं कि 2024 में कोई चुनौती नहीं मिलेगी, वक्त परिवर्तनशील है, वक्त कब बदल जाएगा कुछ नहीं कह सकते। हालात, समय, परिस्थिति कब बदले इसकी कोई गारंटी अभी से देना वो जल्दबाजी हो। बिल्कुल। जैसा कि निरंजन जी कह रहे थे कि भी भविष्य में कोई चुनौती नहीं दिखती, तो देखिए एक चीज भी निरंजन जी मानना पड़ेगा कि इलेक्शन में जो पिछली बार रिजल्ट आए थे उससे सीटों की संख्या कम हुई है, तो बीजेपी के लिए भी चिंतन का विषय है और बीजेपी भी इस पर मंथन करेगी
और मैं समझता हूँ कि 2024 के इलेक्शन से पहले उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, देखिए बीजेपी जनता को का चिंतन करने की जरूरत है, लेकिन अब सपा को क्या लगता है, सपा को चिंता करने की यहाँ जरूरत है या उन्हें भी चिंतन ही करने की जरूरत है? चिंता और चिंतन दोनों करने की जरूरत जी। है। और ये दिख रहा था सीमा मुझे हम्म। कि जिस तरह से गठबंधन हुआ और सत्ता मिली नहीं, हम्म। तो मुझे नहीं लग रहा था कि अभी वो जो साथी हैं बहुत लंबे समय तक बिना सत्ता के गठबंधन धर्म निभा पाएंगे या गठबंधन में रह बिल्कुल। पाएंगे। तो बिल्कुल। राजनीति एक तरीके से व्यवसाय हो गई है जी। और व्यवसाय में नुकसान में कोई नहीं रहना चाहता। हम्म। उन्हें जहाँ फायदा दिखेगा, वहीं जाएंगे। जहाँ मलाई बिल्कुल। मिलेगी, बिल्कुल, फिर चाहे वो गठबंधन भी सोच समझ के करते नजर आए और ये सारी जो पॉलिसी थी, जो मैनेजमेंट था, भले ही मैनेजमेंट में सपा पीछे रह गई हो, बीजेपी आगे चल के गई हो, लेकिन चिंता और चिंतन दोनों हर पार्टी को करने की जरूरत है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए और अपना कीमती समय नेटवर्क 10 को देने के लिए। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय क्षेत्र की 36 विधान परिषद सीटों में से बीजेपी ने 33 सीटों पर जीत दर्ज करवा लिया। वहीं सपा अपना खाता भी नहीं खोल पाई, 3 सीटें निर्दलीय के खाते में जाके गिर गई और कुल मिलाकर के यहाँ भी जीत बीजेपी की हो गई। बीजेपी एक बार फिर से बाजी मारती नजर आई। इसी के साथ सत्ता के टेम्परेचर में मेरे साथ बस इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।